हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज ऑल अबाउट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले क्लास 9 केमिस्ट्री का पार्ट 4 जो कि पहला चैप्टर हमारा चल रहा है। दोस्तों हमारे आसपास के पदार्थ आप देख सकते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 4 चलेगा। मैंने पार्ट 3 तक कल करा दिया था, ठीक है दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लो, या आपको राज ऑल अबाउट स्टडी पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट पर आपको लिखा होगा क्लास 9 केमिस्ट्री, उसको आप पूरा देख लेना, ठीक है। फिर इस वीडियो को आप देखना, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक वो है वाष्पन और क्वथन में अंतर, मतलब वाष्पन और डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका था, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफ़ी बार आता है, तो आप इसको जरूर नोट कर लें। देखिए मैंने आपको बता दिया कि वाष्पन क्या होता है, क्वथन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके डेफिनेशन में एग्जाम्पल के साथ मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। सो उसको आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा वाष्पन क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। ये मैंने अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताया, ठीक है। तो चलिए हम अंतर देखते हैं। यह प्रक्रिया सभी तापों पर होती है। क्वथन में क्या है, यह किसी नियत ताप पर होती है, यह किसी नियत ताप पर होती है। देखिए वाष्पन क्या है, वाष्पन मतलब इवेपोरेट आपका कोई भी ताप, टेम्परेचर कितना भी टेम्परेचर दे, सभी ताप पर ये इवेपोरेट आपका होगा ही होगा, चाहे वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो, चाहे आप स्पेशल टेम्परेचर दे रहे हो, फिर भी इवेपोरेट होगा तो होगा, ठीक है। लेकिन क्वथन में क्या है, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यह किसी फिक्स ताप पर होता है। किस पर होता है, फिक्स ताप पर। जैसे आप पानी को अगर बॉयल करना चाहते हो, पानी को उबालना चाहते हो, तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, तभी पानी का क्वथनांक होगा, ठीक है। तो क्वथनांक जो होता है ये आपका फिक्स टेम्परेचर इसका मार्क किया जाता है। लेकिन वाष्पन किसी भी टेम्परेचर पर हो जाएगा, चाहे वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो, चाहे आप अलग से ऊष्मा दे रहे हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह द्रव के ऊपरी सतह पर होती है और यह द्रव में पूरा होता है, यह पूरी द्रव में होता है। देखिए यह द्रव के ऊपरी सतह पर होता है। देखिए इवेपोरेशन जो होता है, वाष्पन जो होता है, वाष्प आपका जल जो वाष्प बन के निकल जाता है, आखिर ऊपर वाला पार्ट से ही तो निकलता है। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, एक मिनट रुकिए आप। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपका यह द्रव के ऊपरी सतह पर होती है। अब देखिए कैसे होती है, जैसे मान के चलो ये आपका पानी है, ठीक है। ये आपका पानी, अगर आप इसमें उष्मा दे रहे हो, अंदर से उष्मा दे रहे हो, तो इवेपोरेशन जो ये पानी है, जो भाप निकलेगा आपका, वाष्प निकलेगा, ऊपर से ही तो निकलेगा, ये ऊपर से ही तो निकलेगा, यही तो कह रहा है, ऊपर से ही तो निकलेगा। और जो आप क्वथनांक कर रहे हो, मतलब उसका देखिए ये तो वाष्प हो गया, समझ गए। यह द्रव के ऊपरी सतह पर होता है और यह पूरी द्रव में होता है। अब इसको देखिए, यह पूरी द्रव में होता है। सपोज आप ये फिर इसको गर्म कर रहे हैं, ये भी पानी है, लिक्विड, कोई भी लिक्विड समझ, जरूरी नहीं कि पानी ही ले सकते हो आप। अब इसको गर्म करिए, अब इसको गर्म करिए। जब गर्म करेंगे, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कब होगा, जब ये पूरी तरह उबलेगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें गर्म करना पड़ेगा, तभी तो इसको बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि इसका क्वथनांक होगा। तो जो पूरा इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर से पूरा गर्म होते होते तभी ऊपर से भाप निकलेगा, यानी कि पूरा क्वथनांक हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो क्वथनांक का प्रक्रिया होता है पूरी द्रव के भीतर यानी कि अंदर में होता है, ठीक है, अंदर में होता है। और जो वाष्प है ये बाहर में ऊपरी सतह पर होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं। देखिए और तीसरा इसका क्या है, इससे ठंडक महसूस होता है। अब देखिए वाष्पन से क्या ठंडक महसूस होता है, मैंने कल ही बताया था कि वाष्पन से ठंडक महसूस होता है। जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था, वाष्पन से ठंडक महसूस कैसे होता है। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर उसको वीडियो को जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ और अच्छे से उसमें बताया गया, ठीक है। देखिए वाष्पन से ठंडक कैसे महसूस होता है। मैंने आपको नेल पॉलिश वाला एक चीज़ बताया था, नेल पॉलिश वाला एग्जांपल, यानी कि नाखून पर जो आप वो लगाते हो, अलता टाइप का जो महिलाएं लगाती है, उसका एग्जांपल मैंने अच्छा एग्जांपल दिया था आपको कि जब नेल पॉलिश से कि सपोज दैट ये नाखून पर नेल पॉलिश आप छुड़ाना चाहते हो, तो एक होता है छुड़ाने वाला यानी कि हटाने वाला, जिसको हम बोलते हैं थिनर। क्या बोलते हैं, थिनर। और जब थिनर को आप अपने नाखून पर डालते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है। जो थिनर को जैसे आप इस पर डालते हो अपने नाखून पर, वो अलता हटाने के लिए जो आप लगाते हो महिला, उसको जो हटाने के लिए लगाते हो थिनर, तो क्या होता है, ये जो थिनर होता है द्रव, ये वाष्पित हो जाता है। वाष्पित क्यों हो जाता है, क्योंकि अब देखिए वाष्पित होने के लिए हमें उष्मा की ज़रूरत होती है, यानी कि ताप की ज़रूरत होती है। तो इस थिनर को ताप कहाँ से मिलता है, हमारे शरीर से मिलता है। जब हमारे शरीर से ये ताप ले लेता है तो
हमें क्या होता है, ठंडक हमारे शरीर में तो उष्मा बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसने ले लिया थिनर ने, तो जब उष्मा नहीं है तो हमें क्या ठंडा महसूस होगा। सो इवेपोरेशन की क्रिया में हमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। तो समझ में आया आपको इवेपोरेशन में ठंडक महसूस कैसे होता है, मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल में पिछली वीडियो में बताया, तो आप उसको जरूर जाके देखिए। चलिए और देखिए, इसमें क्या है, इसमें ठंडक महसूस नहीं होती है। क्वथन में क्या ठंडक महसूस होगा, आप जब इसको बॉइलिंग करते हैं तो क्या ठंडक महसूस होता है, क्या कभी नहीं होता है। तो दोस्तों ये वाष्पन और क्वथन में आपको अंतर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और अगला टॉपिक क्या हम पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक जो हमारा बुक में है वो है गैसों का विसरण, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख लें। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हम पढ़ने वाले कि गैसों का विसरण अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। गैसों का विसरण, देखिए गैसों का विसरण क्या होता है। विसरण वाला टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ गैसों का विसरण देखिए क्या होता है। जब दो गैसों के कण आपस में अंतः मिश्रित हो जाते हैं, जब दो गैसों के कण आपस में अंतः मिश्रित हो जाते हैं तो वो गैसों का विसरण कहलाता है। मतलब कि दो गैस है, तो दो गैसों के कण जब आपस में मिल जाते हैं तो इसके पहला वाला गैस का कण दूसरे वाले में चला जाता है और दूसरे वाले का पहला, यानी कि अंतः मिश्रित हो जाता है, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो इसी को हम कहेंगे गैसों का विसरण, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया आपको, सपोज दैट ये एक बीकर है और ये एक बीकर है और ये भी एक बीकर है, ठीक है। तो इस बीकर में मैंने हाइड्रोजन गैस भर रखा है और इस बीकर में मैंने ऑक्सीजन गैस भर रखा है, ठीक है। और दोनों का जो ढक्कन दोस्तों है वो मैंने खुला छोड़ रखा, क्या खुला छोड़ रखा, इसका मैंने खुला छोड़ रखा। जब मैंने खुला छोड़ा तो इस दोनों गैस ने क्या किया, आपस में एक तरह से बोले तो रिएक्शन कर लिया। क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, यानी कि इंटरमिक्स हो गया, ठीक है। इंटरमिक्स जब हो गया तो ये दोनों ने देखिए इंटरमिक्स होने के बाद, यानी कि डिफ्यूजन होने के बाद, यानी कि विसरण होने के बाद देखिए हाइड्रोजन के गैस इसमें आ गए, ऑक्सीजन गैस में, दोनों एक साथ आ गए, दोनों एक साथ आ गए। ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन जो यहाँ हाइड्रोजन है इसमें आपका हाइड्रोजन गैस है और इसमें आपका ऑक्सीजन गैस है। जैसे ही विसरण हुआ, जब मैंने इसको ढक्कन को खुला छोड़ा, इस दोनों को ढक्कन खुला छोड़ा तो क्या होगा, हवा में उड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला इसमें चला गया, ये हाइड्रोजन गैस था, इसमें कुछ हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन वाला में कुछ हाइड्रोजन चला गया और ऑक्सीजन जो गैस था वो कुछ हाइड्रोजन में चला गया। तो यही बेसिकली गैसों का विसरण होता है। आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं आप, मैं और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ गैसों का विसरण का। चलिए ये भी देखिए, ये भी गैसों का विसरण है। जब ये भी तो वही डिफरेंस है, देखिए ये क्या है, ये आप देखे होंगे, आप लगाते हैं, इसको बोलते हैं इत्र। क्या बोलते हैं, इत्र। इंग्लिश में बोलते हैं परफ्यूम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफ्यूम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे परफ्यूम बोलते हैं। देखिए आप जब परफ्यूम लगाते हो, जब आप परफ्यूम लगा के कहीं भी जाते हो, जैसे आप परफ्यूम लगा के कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं तो उस कॉलेज में, पूरा कॉलेज में फैल जाता। क्यों फैल जाता, आपने कभी ये सोचा? क्योंकि दोस्तों जो ये आप लगा रहे हैं परफ्यूम, वो जो वायुमंडल है आपका, जो स्कूल में आपका जो स्कूल में बैठे हैं उसके चारों तरफ जो आपका हवा है, वायु है, उससे ये इत्र क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, एक तरह से उसके साथ मिल जाता है, उसके साथ मिल जाता है और उसके साथ मिल के ये फैल जाता है, उसके साथ मिल के ये फैल जाते हैं। ताकि दोस्तों अगर मैं इत्र लगा के स्कूल जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो हमसे जो कम से कम 10 कदम दूर बैठा है उसको भी इत्र का सुगंध मतलब सुगंध उसको पड़ता है, ठीक है, सुगंध उसको देता है, ठीक है। तो समझ में आए कि हमें परफ्यूम, जब कोई परफ्यूम लगाता है दूसरे को क्यों सुगंध लगता है परफ्यूम का, इसी कारण, क्योंकि जैसे हम परफ्यूम लगाएं उसके कण वायु के साथ, परफ्यूम के कण, जो परफ्यूम के कण हैं उसके कण वायु के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, जिसके कारण वो फैल जाते हैं। जब फैलेंगे तो सभी को सुगंध आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो परफ्यूम वाला जो है ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, गैसों का विसरण का, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं, और मैंने एग्जांपल लिया है। देखिए जब महिलाएं या हम किचन में खाना बनाती हैं तो उसका सुगंध थोड़ा, उसका भी सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो सुगंध है, जो वाष्प, जो जैसे कि सुगंध आपका सही, ये देखिए महिलाएं सब्जी बना रही है, ये सब सब्जी बना रही है, तो इसका जो वाष्प होगा, जो इसका सुगंध ऊपर उड़ रहा है, तो इसका सुगंध ऊपर उड़ रहा है, जो आसपास के जो हवाएं हैं, जो सपोज दैट मान लो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, जैसे ये सब्जी का सुगंध हुआ, ये सब्जी का सुगंध हुआ, हाँ थोड़ा भाप वाष्प बन के उड़ रहा है। और जो दूसरा है ये रूम है, तो रूम में क्या हवाएं हैं, ये हवा के कण है, तो हवा के कण और इस सब्जी के सुगंध के कण आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब मिलने के बाद दोस्तों वो क्या फैल जाते हैं, ताकि दोस्तों अगर महिला किचन में खाना बना रही है तो दूसरे रूम तक भी हमें सुगंध
आता है खाना का, ठीक है। तो इसे ये भी एग्जांपल किसका है, गैसों का विसरण का। तो ये भी एग्जांपल आपको दोस्तों अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो और देखते हैं, देखिए हाँ, अब जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है गैसों का संघनन, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। ये भी टॉपिक दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, एक बार हम पीछे रिपीट करते हैं। मैंने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा वाष्पन और क्वथन में अंतर। यह प्रक्रिया सभी तापों पर होती है, यह किसी नियत ताप पर होती है, यह द्रव के ऊपरी सतह पर होती है, यह पूरी द्रव में होता है, इससे ठंडक महसूस होता है, इससे ठंडक महसूस नहीं होता है। तो ये वाष्पन और क्वथन में अंतर है, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया, ठीक है। अगर आप वाष्पन और क्वथन अच्छे से समझना चाहते हैं एकदम डिटेल में तो पिछले वाला वीडियो आप देखिए। चलिए और क्या देखा, और मैंने देखा गैसों का विसरण क्या होता है। जब दो गैसों का आपस में अंतर मिश्रित हो जाते हैं तो वो गैसों का विसरण कहलाते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। और ये भी उसी का एग्जांपल है, परफ्यूम वाला गैसों का विसरण। आपको पूछ देगा जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो हमारा परफ्यूम का सुगंध दूर तक किसी व्यक्ति को कैसे सुगंध देता है, तो वो क्या है, बेसिकली गैसों का विसरण है। तो एग्जाम में अगर आपको कोई 1 मार्क्स के लिए पूछ दे तो ये गैसों का विसरण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी फिर सब्जी वाला, ये भी किसका विसरण है, देखिए ये सब दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है। हाँ, अब देखिए गैसों का संघनन, अब क्या पढ़ेंगे, गैसों का संघनन। देखिए संघनन बेसिकली क्या होता है, किसी भी गैस का द्रव के रूप में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। गैस से द्रव, देखिए द्रव से गैस और गैस से द्रव, गैस से द्रव जान कि गैस से द्रव होगा तो वो क्या होगा, संघनन होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ समझेंगे। चलिए देखिए इसको समझेंगे अच्छे से हम अब। संघनन यानी कि गैसों का संघनन। देखिए आपने कभी अंदाज़ा लगाया है कि आप जब ग्लास में, देखिए यह मैंने एग्जांपल लिया, इसका बेस्ट एग्जांपल, ये ग्लास है आपका, ये ग्लास है आपका, इस पर मैंने कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए। इसमें मैंने कुछ, देखिए बर्फ़ का टुकड़ा डाला हुआ है। चलिए मैं आपको और कुछ एक स्लाइड लेकर आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सपोज़ दैट ये आपका क्या है, ग्लास है, ये आपका क्या है, ये आपका एक ग्लास है। ये मैं इसको दर्शा देता हूँ, ये एक ग्लास है, ठीक। मैंने इसमें बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अब देखिए बर्फ़ का जब मैंने छोटा छोटा टुकड़ा डाला, अब देखिए ये पहले वाला मतलब अब देखिए जैसे बर्फ़ में मैंने गिलास में बर्फ़ का छोटा छोटा क्यूब डाला, आइस क्यूब डाला, तो क्या हुआ, अब ये गिलास वही गिलास है, अब ये गिलास पानी में बदल गया। अब ये गिलास क्या हो गया, पानी में बदल गया। पानी में कैसे बदला, जो ये आइस था, मतलब कि इसका ठोस रूप था, ये वायुमंडल से ऊष्मा प्राप्त कर पिघल गया। अब देखिए ये जो द्रव थी, जो आपका बर्फ़ होता है वो क्यों पिघलता है, वो वायुमंडल से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, यानी कि ताप ग्रहण कर लेता है, इससे वो पिघल जाता है। अब देखिए ये बर्फ़ जो था वायुमंडल से क्या किया, देखिए सपोज ये वायुमंडल है, ये आपका क्या है, वायुमंडल। अब जो बर्फ़ जो था, एक मिनट जरा मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, ये आपका वायुमंडल है, ठीक है, ये बर्फ़ का क्यूब है। तो वायुमंडल से इसको बर्फ़ को ऊष्मा मिला, वायुमंडल से बर्फ़ को क्या मिला, ऊष्मा मिला। जैसे ही ऊष्मा मिला तो ये बर्फ़ क्या होगा, अब इसको ऊष्मा मिला तो ये पिघल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पिघल के ये ऐसा हो गया, जब पिघल के ये ऐसा हो गया तो जब वायुमंडल से ऊष्मा इसने ले लिया तो वायुमंडल से ऊष्मा बचा नहीं, वायुमंडल में ऊष्मा कमी हो गई। जो वायुमंडल में ऊष्मा कमी हो गई तो वही वायुमंडल से ऊष्मा कमी हो गई तो जलवाष्प था, वो जलवाष्प दोस्तों ग्लास के बाहर बूंदों की तरह जम जाते हैं, ग्लास के बाहर बूंदों की तरह जम जाते हैं। कैसे जम जाते हैं, बिल्कुल बूंदों की तरह जम जाते हैं। कैसे, बिल्कुल बूंदों की तरह। तो यही दोस्तों बेसिकली संघनन है, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको और समझाता हूँ ताकि आप अच्छे समझ में आए। चलिए एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार और अच्छे से समझिए आप, एक बार आप और अच्छे से समझिए। देखिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने एक गिलास ले लिया यहाँ पर, ये दोस्तों क्या आपका एक बड़ा गिलास आपकी बार मैंने लिया है। इस गिलास में मैंने बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए। सपोज दैट आप मानो कि ये आपका बर्फ़ का टुकड़ा है, ये आपका क्या दोस्तों बर्फ़ का टुकड़ा है। ये मैंने बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया आपका, ये मैंने आपका बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया, ये दोस्तों मैंने बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। हाँ ये बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया मैंने, 3 टुकड़ा या 4 टुकड़ा जो भी ले,
ये मैंने बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने बर्फ़ का टुकड़ा लिया, अब देखिए बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा। ये आप सबको पता है बर्फ़ पिघलता है, कैसे पिघलता है? ये वायुमंडल है, ये क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल से इसने ऊष्मा ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ऊष्मा ग्रहण कर, यानी कि ताप ग्रहण कर लिया। अब जैसे ताप ग्रहण करेगा तो ये पिघल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब पिघल के ये इस गिलास में ऐसा हो गया, इस गिलास में पूरा बर्फ़ पिघल गया, ऐसा हो गया। अब जब जो बर्फ़ था ये ऊष्मा ग्रहण कर लिया वायुमंडल से, तो वायुमंडल में जलवाष्प की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी कि वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा दोस्तों, तो वो लास्ट में अंत में दोस्तों बूंद टाइप का, यानी कि बूंदी प्रकार का दोस्तों वो गिलास के बाहर जम जाता है। बाहर के गिलास के पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ पर वैसे बूंदों की तरह बैठ जाता है, ऐसे तरह बूंदों की तरह बैठ जाता है, समझे? अब आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यही दोस्तों बेसिकली गैसों का संघनन है, ठीक है। चलिए यही हम समझाने का आपको कोशिश कर रहे थे। देखिए तो देखिए यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी आपका देखिए यहाँ क्या था, गिलास में बर्फ़ देखिए पहले से पिघल गया है। अब देखिए लास्ट में आपको बाहर गिलास का ऐसे दिखता होगा, बूंदी तरफ का दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? ये संघनन का उदाहरण है। ये क्या है आपका दोस्तों? संघनन का उदाहरण, ठीक है। और भी देखिए ये भी वही है, ये भी वही एग्जाम्पल आप देखेंगे। जब आप सुबह आप जब अपना खेत जाते हैं, खेत में जो आपका कुछ लंबी घास टाइप का जो रेखाई टाइप का होता है, उसमें बूंदी जैसा पानी लटका रहता है, तो वो सब किसका उदाहरण है? वो सब इसी का गैस का संघनन का उदाहरण है, ठीक है। तो गैसों का संघनन, आपका जो कंडेंसेशन ऑफ गैस, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और देखते हैं आगे हम क्या है इसमें टॉपिक में। तो दोस्तों ये आपका आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।